माँ और भाभी के राज में ननंद। आज मैं बहुत खुश हूँ। अगले महीने भैया की शादी है, पर इतनी सर्दी में करने की क्या जरूरत थी? देखना कितनी ठंड हो रही है। हाँ काजल, ठंड तो बहुत है, पर माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और माँ अकेले घर के इतने काम कैसे करेंगी? वैसे माँ, सर्दियों की शादी अच्छी होती है, मेरी बातों को दिल पर मत लेना। मैं जानती हूँ ये सब सिर्फ तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो। तेरे पापा तो 10 साल पहले ही चले गए और अब मेरे पास भी बहुत कम समय बचा है। मैं अपने दोनों बच्चों की शादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, पर शायद भगवान को ये मंजूर नहीं। इसीलिए पवन, मेरे जाने के बाद तू अपनी बहन का ख्याल रखना। आशा को कैंसर था और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था, इसीलिए वो अपने बेटे की शादी अगले ही महीने फिक्स कर देती है। समय गुजरता है और पवन की शादी सोनी से हो जाती है। जब सोनी शादी करके अपने ससुराल आती है तो बहू, अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें ही इस घर की सारी जिम्मेदारी उठानी है। भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। आप और मैं बहन की तरह रहेंगे और मुझे तो आपका बेसब्री से इंतजार था। अरे काजल, तू भी अपनी माँ की तरह बस दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी भाभी से बातें कर रही है। अंदर से जाकर कलश लेकर आ और आशा बहन, तुम अपनी बहू का गृह प्रवेश कराओ। भाई, ठंड लग रही होगी बेचारी को। घर आए मेहमान भी बहू के गृह प्रवेश का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके बाद काजल गृह प्रवेश का सामान लेकर आती है और आशा बड़े ही प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और उसके बाद कुछ और रस्में की जाती हैं। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, पर बहू क्या करे, कुछ रस्म होती हैं जिन्हें पूरा करना भी जरूरी है। अब मैं ये अंगूठी इस दूध में गिराऊंगी और जो पहले इसे ढूंढेगा वही इस घर पर राज करेगा। बहू, अगर घर पर और पति पर राज करना है तो तुम्हें ही जीतना होगा। भाभी, मैं आपकी तरफ हूँ, मुझे पूरा यकीन है आप ही जीतोगी। अरे बहू, नहीं भी जीतेगी तो कौन सा पवन का राज चलेगा? घर में तो बहू के ही राज चलता है, क्यों आशा बहन? बड़ी थोड़ी हंसी मजाक करके अंगूठी की रस्म शुरू की जाती है, जिसमें पवन 3 बार जीत जाता है। रस्में खत्म होने के बाद सोनी अपने पति के साथ कमरे में जाती है, जहां पवन उससे कहता है, सोनी, मेरी माँ को कैंसर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब वो ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, तो तुम्हें ही घर की इस सारी जिम्मेदारी संभालनी होगी। तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे क्या परेशानी हो सकती है? छोटा सा तो है हमारा परिवार, और मैंने तो सोच लिया है माँ जी की इतनी सेवा करूंगी कि उन्हें मौत के मुंह से भी खींच कर ले आऊंगी। सोनी की बातें सुनकर पवन को काफी अच्छा लगता है। अगली सुबह सोनी अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाती है, खाना बनाना शुरू करती है। उसके खाना बनाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और काजल सूंघते हुए रसोई में आती है। भाभी, क्या बना रही हैं? इतनी सुबह सुबह पूरा घर खुशबू से भर गया। चाचा जी भी पूछ रहे थे। अच्छा, खाने की खुशबू अभी से ही पूरे घर में फैल गई। अभी तो कुछ और स्पेशल डिश बाकी ही हैं। अच्छा, तुम जरा छोले देख लो, मैं आटा गूंथ लूं, कचौड़ी भी बनानी है। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। वैसे भी आज तो और दिन से भी ज्यादा ठंड है। पता नहीं आप इतनी सुबह जल्दी उठकर कैसे इतना सारा काम कर रही हो। काजल अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए एक बार कहने पर अपनी भाभी के कामों में मदद करवाने लगती है। कुछ ही देर में जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो खाने में छोले भटूरे, कचौड़ी, रायता, खीर, गाजर का हलवा जैसे पकवान देखकर सभी सोनी की काफी तारीफ करते हैं। आशा बहू, तो तुम बहुत अच्छी लेकर आई हो, वरना आजकल के टाइम पर ऐसी गोरी संस्कारी बहू कहाँ ही मिलती है। हाँ भैया, मेरी बहू बहुत संस्कारी है। अब जब मैं मरूंगी तो मुझे किसी चीज का गम नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरी बहू इस घर को अच्छे से संभाल लेगी। माँ जी, आप हर वक्त जाने की बात क्यों करती हैं? आपकी उम्र अभी बहुत लंबी है और अब मैं आ गई हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। सोनी की बातें सुनकर घर आए बाकी के मेहमान भी काफी खुश होते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शाम के 7 बज जाते हैं, पर काजल घर नहीं आती, जिस वजह से आशा के मन में घबराहट पैदा होने लगती है और वो बार बार दरवाजे के पास जाकर अपनी बेटी को देखती है। कहाँ रह गई मेरी बच्ची? अभी तक घर क्यों नहीं आई? और दिन तो 5 बजे आ जाती थी। मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ जी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो रही हैं? कॉलेज में पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम आ गया होगा, इसलिए अब तक घर नहीं आई। नहीं बहू, अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो वो मुझे फोन कर देती है। आज तो उसका फोन भी नहीं लग रहा और मैंने उसके दोस्त से बात की थी, उसने बोला है कि वो उसके साथ 5 बजे ही कॉलेज से निकल गई थी। बेटी के ना आने की वजह से आशा काफी परेशान हो जाती है और कुछ ही देर में जैसे ही काजल घर आती है, आशा अपनी बेटी को पकड़कर उसका माथा चूमती और घबराए परेशान अपनी बेटी से कहती है, मेरी बच्ची, तू कहाँ रह गई थी? तुझे पता है मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तो ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा फोन बंद हो गया था, बुक लेनी थी और फिर ऊपर से ट्रैफिक।
ऐसी कोई दिक्कत होती है तो मुझे या अपने भाई को फोन कर लिया कर, मेरी जान बसती है तुझ में। माँ बेटी के बीच का प्यार देखकर सोनी रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह जब सोनी सभी को नाश्ता लगा रही होती है तो डाइनिंग टेबल पर काजल को न देखकर आशा परेशान हो जाती है। बहू, अभी तक काजल उठी नहीं क्या? ऐसे तो वो आज कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। आज से पहले इतनी देर तो वो कभी नहीं सोई। तुम क्या उसके कमरे में नहीं गई? माँ जी, घर में काम ही इतना है, क्या क्या करूं मैं अकेले। हमेशा तो मैं उनके कमरे में जाकर चाय देती हूँ और उठाती हूँ। आज नहीं उठाया तो वो भी नहीं उठी। सोनी, ऐसा कभी नहीं होता। उसकी आदत है 8 बजे उठ जाने की। अगर वो नहीं उठी तो पक्का उसकी तबीयत खराब है। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे देख कर आती हूँ। और बहू, अब तो वो इस घर की बहू है, तो भी थोड़ा ख्याल रखा कर। पवन की बात सुनकर आशा के मन का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो तुरंत अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उसके पास बैठकर उसे उठाती है। क्या हुआ बेटा, तू आज उठी क्यों नहीं? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस सर दर्द हो रहा था इसलिए दवाई खाकर फिर से सो गई थी। अब आप जाकर अपनी दवाई ले लो। आज आपको डॉक्टर के पास जाना है ना? भाभी, आप माँ को डॉक्टर के पास लेकर चली जाना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। बहू, मेरा खाना और मेरी दवाई यहाँ लेकर आ जाओ। मैं अपनी बेटी के पास बैठकर ही दवाई लूंगी और इसी के पास रहूंगी। माँ बेटी का ऐसा प्यार देखकर सोनी मुंह बनाकर अपनी सास के कमरे में जाती है और दवाई के साथ ही खाना लेकर दोनों माँ बेटी के कमरे में जाकर दे देती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ आशा की तबीयत बिगड़ने लगती है। ऐसे ही एक सुबह खाना खाते हुए आशा को खांसी होती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है और आशा जोर जोर से खांसती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम पानी पी लो। नहीं भैया, माँ की तबीयत खराब हो रही है, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। भाभी, आप खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो? डॉक्टर को फोन करो। हाँ, मैं अभी करती हूँ। सोनी जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाती है। उसके बाद काजल और पवन अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद आशा को आराम मिलता है पर डॉक्टर उसे अस्पताल में एडमिट कर लेते हैं और काजल अपनी भाभी को फोन करके उनसे कहती है, भाभी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया है। आप कुछ कपड़े और भैया और मेरे लिए खाना लेकर अस्पताल ही आ जाओ। अगर हो सका तो आपको शायद आज हॉस्पिटल में रुकना भी होगा, क्योंकि कल मेरे एग्जाम है तो मुझे कॉलेज जाना है। पर अभी तो रात के 11 बज रहे हैं, मैं इतनी रात को अकेले हॉस्पिटल आऊं? अच्छा चलो, मैं आ रही हूँ। अपने भैया को बोलो मेरे लिए कैब बुक कर देंगे। अब रात के 11 बजे सोनी अपने घर वालों के लिए खाना पैक करती है और ठंड में अस्पताल के लिए निकलती है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आता है और वो खाना लेकर घर के बाहर गाड़ी का इंतजार करती है। दोनों भाई बहन हैं तो हॉस्पिटल में, फिर भी मुझे बुलाया। पूरे दिन घर का काम करो, सास की सेवा करो और अब अस्पताल के भी चक्कर काटो। पता नहीं क्या किस्मत हो गई है मेरी, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद मुझे इन लोगों की इतनी सेवा पानी करनी पड़ेगी तो मैं कभी शादी ही न करती। कितनी ठंड लग रही है, पता नहीं गाड़ी बुक भी करी है या नहीं और कितना समय लगेगा आने में। कुछ देर में कैब वाला वहां आता है और सोनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल आती है। सोनी को हॉस्पिटल आते ही सारा काम उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। सोनी, काजल अकेली है, मैं उसे घर छोड़कर आ रहा हूँ और थोड़ा आराम भी करूंगा, तो तुम माँ के ही पास रहना। और हाँ, डॉक्टर अभी आधे घंटे बाद दवाई के पर्चे लेकर आएंगे और अगर वो कहीं दवाई लानी है या इंजेक्शन तो हॉस्पिटल के बाहर ही रोड क्रॉस करके दवाई की दुकान है, ले आना। क्या रात को अस्पताल में मैं रुकूं? पर मैं कभी हॉस्पिटल में नहीं रुकी। भाभी, 12 बज चुके हैं, आपको सारी रात नहीं रुकना। भैया सुबह के 4 या 5 बजे तक आ जाएंगे। बस 4-5 घंटे की ही तो बात है और उसके बाद एग्जाम देकर मैं सीधा हॉस्पिटल आ जाऊंगी, फिर आप आराम कर लेना। सोनी अपने पति और काजल के सामने कुछ नहीं बोल पाती, जिसके बाद पवन काजल के साथ घर आ जाता है और सारी रात सोनी अपनी सास के पास बैठी रहती है। देखते ही देखते सुबह के 7 बज जाते हैं और पवन नहीं आता और 8 बजे तक जब पवन हॉस्पिटल आता है तो वो उससे कहता है, मैं आ गया हूँ, एक काम करो, अब तुम घर जाकर घर का काम कर लेना और आराम भी कर लेना। काजल भी एग्जाम देने के लिए गई है, ताज़ा खाना बनाकर रख देना और मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। सोनी सारी रात सो नहीं पाई थी, जिस वजह से उसे काफी थकान होती है और वो घर जाकर बिना कोई काम करे चुपचाप सो जाती है। और दोपहर में जब काजल एग्जाम देकर आती है तो भूख से उसकी जान जा रही होती है और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी, बाहर पता है आपको कितनी ठंड हो रही है, आप आराम से अभी तक सो रही हो। आपने ना तो घर का कोई काम किया और ना ही खाना बनाया। काजल, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ। तुमने तो सारी रात आराम कर लिया पर मैंने नहीं किया और ठंड मुझे भी लगती है। और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें काम करना नहीं आता, घर के कुछ काम तुम भी कर लो और भूख लगी है तो कुछ बना लो जाकर और मेरे लिए भी बना लेना।
अपनी भाभी का बदला रूप देखकर काजल को काफी बुरा लगता है और बेमन से वो घर के सारे काम खत्म करती है और खाना बनाती है। कुछ ही देर में पवन का फोन आता है। काजल, भाभी को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ, माँ की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। पवन की बात सुनकर काजल अपनी भाभी के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहां वो लोग देखते हैं कि आशा की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। वो वेंटिलेटर पर लेटी है। देखिए, आपकी माँ के पास अब 3 या 4 दिन बचे हैं, तो आप लोग जितने अच्छे से उनका ख्याल रख सकते हैं रख लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर काजल और पवन रोने लगते हैं, तो वहीं सोनी साइड में जाकर अपनी माँ से फोन पर बात करती है। मैं इस ठंड में परेशान हो गई हूँ। माँ जी पिछले 10 दिन से अस्पताल में एडमिट है, मर भी नहीं रही। इनकी सेवा कर करके मैं बीमार न पड़ जाऊं। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? भगवान से दुआ करके तेरी सास की उम्र बढ़ जाए। अगर वो मर गई तो तेरी ननद की जिम्मेदारी तेरे सर पर आ जाएगी। सही कह रही हो माँ, उस बोझ को मेरी सास ने बड़ी नाजों से पाला है। जान बसती है काजल के अंदर मेरी सास की। अगर मेरी सास को कुछ हो गया तो वो सरदर्द हमेशा के लिए हमारा सरदर्द बन जाएगी। और पवन भी अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं कि वो उसके लिए जान भी दे सकते हैं। भाई अपनी बहन से कितना ही प्यार क्यों न कर ले, पर बीवी जितना नहीं कर सकता। तो बीवी है, अपने पति को काबू में रखना सीख। सोनी की माँ भी अपनी बेटी को गलत शिक्षा देती है, पर जब सोनी अपनी माँ से बात कर रही होती है तो काजल अपनी भाभी की सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं और बहुत जल्द आशा दुनिया से चल बसती है। आशा के जाने के बाद सोनी पवन के कान भरने लगती है और काजल के साथ बदतमीजी और नौकरों जैसा व्यवहार करती है। सुनिए जी, माँ जी तो अभी दुनिया में नहीं रही। अब काजल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और आपकी बहन घर का कोई काम नहीं करती। 1 हफ्ते की कॉलेज की छुट्टी है, मजे ले रही है। ये नहीं कि इस ठंड में थोड़ा मेरा हाथ बटा दे। मैं अकेली क्या क्या करूंगी? आप अपनी बहन से बोलते क्यों नहीं हो? माँ ने उसे बहुत नाजों से पाला है ना, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। पर कोई बात नहीं, मैं उसे समझाऊंगा, वो तुम्हारी हेल्प करवा देगी। धीरे धीरे पवन सोनी के भड़काव में आ जाता है। ऐसे ही एक सुबह काफी ठंड हो रही होती है और उस ठंड में ही सोनी घर के सारे गंदे बर्तन और कपड़े अपनी नंद को साफ करने को कहती है। मैं घर की नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे कपड़े धोती रहूं। मैं घर के बाकी काम कर रही हूँ, तुम जब तक कपड़े और बर्तन धो लो। भाभी, ठंडे पानी से काम करने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, अभी मायके में हो, भाभी है तो भाभी से काम करवाने के 100 बहाने हैं तुम्हारे पास। पर कल को शादी करके ससुराल जाओगी तभी क्या वहां पर इसी तरह के बहाने दोगी? चुपचाप से काम करो वरना खाना नहीं मिलेगा। जिस काजल ने माँ के जीवित रहते कभी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, अब माँ के गुजर जाने के बाद वही काजल ठंडे पानी से कपड़े और बर्तन साफ करती है, वहीं बर्तन कपड़े धोते हुए। पहले अगर मैं अपनी एक ड्रेस भी ठंडे पानी में धोने के लिए बैठती थी तो माँ मेरे हाथों से गंदे कपड़े छीन लेती थी, और आज घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी भाभी मुझे हाथों से कपड़े और बर्तन साफ करवा रही है। माँ तुम क्यों चली गई? तुम्हारे राज में ही मैं खुश थी। अपनी माँ को याद करके काजल सारे काम करके अपने कमरे में जाती है और जब खाने का समय आता है तो सोनी उसे खाने को भी नहीं देती है। भाभी बहुत भूख लग रही है। आपने और भैया ने खाना भी खा लिया और मुझे आवाज भी नहीं थी। मैं कमरे में पढ़ाई कर रही थी। वैसे खाने में क्या बना है? काजल, खाना तो खत्म हो गया है। तुम एक काम करो, 10 रुपए ले लो और बाहर से अपने लिए कुछ खाने को ले आओ। क्या 10 रुपए? भाभी 10 रुपए में क्या आता है? काजल क्यों नाटक कर रही है? एक समोसा खाकर भी तेरा पेट भर जाता है। ले ये 10 रुपए और बाहर से समोसा लेकर आ जा। पवन 10 रुपए देकर सोनी के साथ अपने कमरे में चला जाता है और काजल रात के 8 बजे बाहर समोसा लेने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके मोहल्ले की एक लड़की खुशी से होती है, जो उसे बाहर समोसा खाते देखकर उससे कहती है, अरे यार काजल, तू बाहर के समोसे कब से खाने लगी है? तुझे ठंड नहीं लग रही? और रात के 9 बजने वाले हैं तो अभी तक घर नहीं गई? तुझे पता है ना, तो घर नहीं जाती थी तो तेरे घर वाले कितने परेशान हो जाते थे। आज तेरा घर जाने का मन नहीं है क्या? नहीं खुशी, माँ थी तो उन्हें मेरी परवाह थी। 1 मिनट भी घर लेट जाती थी तो वो परेशान हो जाती थी, पर अब माँ नहीं है तो किसको मेरी परवाह होगी? मेरे भैया भाभी तो चाहते ही नहीं कि मैं उनके घर आऊं। अगर मैं सारी रात भी घर से बाहर रहूंगी ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तेरी माँ जिंदा थी तो तू कितनी खुश थी, पर तेरी भाभी के राज में तेरा क्या हाल हो गया है? खुशी भी समोसे लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद काजल कुछ देर रोड पर बैठकर रात के 10 बजे घर आती है। अगली सुबह जब वो खाना न बनाकर फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तो सोनी उसके हाथों से फोन छीन लेती है और उस पर भड़कने लगती है। तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? सारी रात में बुखार से तड़पती रही हूँ और तुम यहाँ अपनी दोस्त से बात कर रही हो। ये नहीं कि पहले मेरे लिए कुछ खाने को बना दो।
क्या हुआ सोनी, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? अपनी बहन से पूछो। मैं यहाँ मर जाऊं पर घर के काम मैं ही करूं। सारी रात मैं बुखार में तड़पती रही और तुम्हारी बहन काम करने के बदले अपने दोस्तों से बातें करती रही। अब मैं ये फोन इसे नहीं दूंगी, और वैसे भी इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तुम्हारी बहन फेल हो गई है, क्यों उसके ऊपर पैसे बर्बाद कर रही हो? अब से ये कहीं नहीं जाएगी, घर में ही पड़ी रहेगी। भैया, आपको भी पता है कि मैं फेल क्यों हुई हूँ। जब मेरे एग्जाम चल रहे थे माँ हॉस्पिटल में थी, जिस वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। वरना आपको भी पता है कि मुझे पढ़ाई कितनी पसंद है। मुझे पता है काजल, पहले तुम पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर जब से माँ गई है तब से तुम्हारा पढ़ाई पर कुछ खास ध्यान नहीं है। देख रहा हूं मैं भी, इसीलिए अब से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। बात खत्म, कर ली तुमने बहुत पढ़ाई। अपने भैया की ऐसी बातें सुनकर काजल को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए घर के काम करने लगती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब काजल कॉलेज नहीं जाती तो उसके कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं, जहां सोनी काजल के दोस्तों के साथ बदतमीजी करती है। तुम लोगों के साथ रहकर मेरी ननद बिगड़ गई है। अब से वो कॉलेज नहीं जाएगी तो अब मेरे घर आना भी बंद करो तुम लोग। पर क्यों भाभी, काजल कॉलेज क्यों नहीं आएगी? जब तक आंटी जिंदा थी तब तक तो आ रही थी। आंटी के राज में मेरी दोस्त हमेशा खुश रहती थी। उनके जाते ही आपने मेरी दोस्त की ऐसी बुरी हालत कर दी है। अगर तुम्हें अपनी दोस्त के लिए इतना ही दुख हो रहा है ना, तो एक काम करो, अपनी दोस्त अपने घर ले जाओ। जब जवान लड़की को तुम्हारे माँ बाप अपने घर में देखेंगे ना, तो इसके साथ तुम्हें भी घर से निकाल देंगे। हमें पता है कैसे हमें सरदर्द को पाल रहे हैं, समझी? भाभी, आपको मेरे साथ जो करना है कर लो, पर मेरे दोस्तों के साथ ऐसे बदतमीजी मत करो। तुम लोग जाओ यार, अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। काजल, तेरी भाभी बहुत बुरी है, तू कैसे ये अत्याचार सह रही है? तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? क्या कहा? तुम्हारी दोस्त अत्याचार से ही रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? कॉलेज में लड़के दोस्त बनाती हो क्या? अच्छा किया जो मैंने इसका कॉलेज ही छुड़वा दिया, वरना ये पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती। और अत्याचार मैं नहीं कर रही, बल्कि इसने मुझे दुखी कर रखा है। आई बात समझ? बस करो भाभी, आप मेरे सभी दोस्तों को जानती और माँ भी जानती थी, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। और तुम लोग प्लीज चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। काजल अपने दोस्तों को अपने घर से जाने को कहती है और खुद कमरे में जाकर अपनी माँ को याद करती है। जब काजल के दोस्त उसके घर आते थे तो किस तरह उसकी माँ उसके दोस्तों के साथ बात करती थी और उसकी भाभी भी अच्छे बनने का नाटक करती थी। अरे बच्चों, तुम लोग भी आए हो। तुमने अपने माता पिता को तो बता दिया है ना कि कॉलेज के बाद तुम लोग काजल के साथ यहाँ हो? हाँ आंटी, हमने अपनी मम्मी पापा को सब बता दिया है और हम तो यहाँ भाभी से मिलने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आराम से मिलो। मैं कहाँ जा रही हूँ? बस तुम लोग अपनी पसंद नापसंद बता दो, ताकि मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी पसंद का खाना बना कर ला सकूं। नहीं बहू, बच्चे तुझसे मिलने के लिए आए हैं, तू बच्चों के साथ बैठ। बच्चों की पसंद मुझे पता है, मैं उनके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप काम करोगी, वो भी इतनी ठंड में? अरे बहू, कुछ नहीं हुआ है मुझे। जब तक जिंदा हूँ काम करने दे, वरना जल्दी बिस्तर पकड़ लूंगी। तुम लोग बैठो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ठंड में कॉफी, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पास्ता बना कर लाती हूँ। माँ तो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? तुम्हारे राज में मैं कितनी खुश थी, भाभी भी मेरे साथ कितने प्यार से रहती थी, पर तुम्हारे जाते ही उनका असली रूप मेरे सामने आ गया। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। काजल अपनी माँ की फोटो लेकर जमीन पर ही रोते रोते सो जाती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पर घर में कोई भी उसे देखने के लिए नहीं आता। सुबह से दोपहर हो जाती है और जब उसका बुखार उतरता है और वो बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी भाभी पड़ोसियों से उसकी चुगली कर रही है। आंटी, मैं आपको क्या बताऊं, उसने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। न पढ़ाई लिखाई कर रही है और न ही शादी करना चाहती है। अरे बहू, नंदे होती ही खराब है। अब माँ है नहीं तो अपनी मनमानी कर रही है। उस दिन देखा था मैंने, बाहर समोसे खा रही थी रात के 9 बजे। अगर ना माने तो थोड़ी सख्ती दिखाओ। तुम्हारे लाड प्यार ने ही उसे कुछ बिगाड़ के रखा है। अपनी भाभी को अपनी चुगली करते देखकर फिर से काजल को अपनी माँ की याद आती है। जहां उसकी तबीयत खराब होती है तो आशा सारी रात नहीं सोती और उसके पास बैठकर उसे ठंडे पानी की पट्टी करती थी। माँ, तुम मेरे ही पास बैठी हुई, तुमने दवाई खाई या नहीं? तुम्हारी भी तबीयत खराब रहती है, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तेरा बुखार नहीं उतर जाता। इस तरह काजल को अपनी माँ की याद आती है और वो खुद से कहती है, भाभी इतनी बुरी हो सकती है मुझे पता नहीं था। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो इनकी तरह मेरी चुगली ना कर रही होती, बल्कि मेरे पास आकर मुझसे पूछती, मेरी परवाह करती, मेरा ख्याल रखती।
अपनी भाभी को अपनी चुगली करता देखकर काजल अंदर चली जाती है। कुछ ही देर में सोनी भी अंदर आती है और अपनी नंद को आराम से बैठा देखकर मुंह टेढ़ा करके अपने कमरे में चली जाती है। और रात को जब पवन घर आता है तो पवन से कहती है, तुम्हें पता है आज तुम्हारी महारानी बहन को मैंने नहीं उठाया तो दोपहर के 12 बजे सोकर उठी है, घर का एक काम नहीं किया। देखो जी, मैं कह दे रही हूँ, अब इसकी उम्र हो गई है, शादी करवा दो। आखिर हम कब तक इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे? कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अब तो पड़ोसी भी बातें करने लगे हैं। और आपको नहीं पता, उस दिन जब इसके दोस्त आए थे तो उसमें से एक लड़का भी था जो इसके लिए कुछ ज्यादा ही मुझसे लड़ रहा था। तुम्हारी बहन हाथ से निकले इससे पहले इसकी शादी किसी भी लड़के से करवा दो और निकालो इसे इस घर से। जब से माँ गुजरी है पता नहीं इसे क्या हो गया है। सही कह रही हो तुम, कोई भी लड़का देखकर इसकी शादी करवा देता हूं मैं। पवन पूरी तरह से अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और अपने रिश्तेदारों से बात करके बिना लड़का देखे रिश्ता पक्का कर देता है। और जब इस बारे में काजल को पता चलता है तो वो अपने भाई से नाराज होती है। भैया भाभी, आप मेरी शादी करवाकर मुझे निकालना चाहते हैं, ठीक है, पर एक बार लड़का तो देख लो। आप आंख बंद करके किसी पर कैसे विश्वास कर सकते हो? देखा काजल, सब किस्मत का लिखा होता है, जोड़ी ऊपर से बनकर आती है और तेरी किस्मत में वही लिखा है। और अगर तुमने इस रिश्ते के लिए मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने भाई की बातें सुनकर काजल रोते हुए छत पर चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके गली के एक लड़की पायल उसे रोता देखकर उससे कहती है, यार काजल तू रो मत, हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। माँ से पता चला मुझे तेरे भैया ने एक लड़का देखा है, यूं कहो कि बिना देखे ही तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरी मान तो जैसा भी लड़का मिल रहा है शादी कर ले। क्या पता शादी के बाद तो खुश रही, भाभी के राज में ना सही पर पति के राज में तुझे वो खुशियां ही मिल सकेंगी जो तुझे तेरी माँ से मिलती थी। आखिर तू कब तक अपनी भाभी के अत्याचार सहेगी? तो सही कह रही है, अब तो यहाँ मेरा भी दम घुटता है। इस तरह काजल सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देती है और कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाती है। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और इन 5 साल में सोनी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जिसके चलते अकेला पवन अपनी बीवी को लेकर अस्पताल के चक्कर काटता है और उसका सारी जमा पूंजी भी खत्म होने लगती है। सोनी, दवाई ले लो, तुम्हारी दवाई का समय हो गया है। अगर समय से दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? हाँ, क्या करूंगी ये दवाई खाकर? मुझे ब्रेन ट्यूमर है और जब तक ऑपरेशन नहीं होगा मेरे जीने के चांसेस बहुत कम है। मेरे पीछे आपकी जॉब चली गई, इतने सालों से जो आपने कमाया मेरे इलाज में लगा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आप रोड पर आ जाओ। लगता है ये ठंड हम साथ में नहीं बिता पाएंगे। सोनी ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बीमारी के चलते सोनी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जब काजल को अपनी भाभी की बीमारी का पता चलता है तो वो एक दिन काजल अपने पति के साथ शादी के बाद पहली बार अपने भैया भाभी से मिलने घर आती है, जहां पवन अपनी बहन और उसके पति को देखकर हैरान हो जाता है। तुम दोनों यहाँ पर? शादी के 2 महीने के बाद तो तुम लोग अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे ना? भैया, बिना लड़का देखे आपने घर से निकलने के चक्कर में मेरी शादी करवा दी। एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बहन शादी के बाद खुश रहेगी या दुखी। पर भगवान मेरे साथ था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया। मैं अमेरिका गई, 5 साल रही और फिर विनोद काका से भाभी की हालत का पता चला तो हम लोग पहले फ्लाइट लेकर इंडिया आ गए। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं भाभी का इलाज करवाऊंगी, उनका ऑपरेशन करवाऊंगी, भाभी को कुछ नहीं होगा। काजल, तुम मेरा इलाज करवाओगी? मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हारे भैया को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुम्हारी शादी बिना लड़का देखे करवा दी, तुम्हें बहुत सुनाया, तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दी, लोगों से तुम्हारी बुराई की, तुमसे तुम्हारा फोन छीन लिया और फिर भी तुम मेरे लिए यहाँ आई हो। शायद यही पाप मैंने किया था, इसलिए ना भगवान ने कभी मेरी गोद न भरी और न ही मुझे तुम्हारे जाने के बाद कोई सुख दिया। तुम्हारे जाने के 6 महीने बाद ही मुझे ट्यूमर हो गया। भाभी ऐसा मत बोलो, ये सब सिर्फ एक हादसा था। भैया, मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात करी है, हम उसी हॉस्पिटल में भाभी को लेकर चलते हैं। बिना कोई देरी करे पवन काजल के साथ अपनी बीवी को लेकर एक बड़े हॉस्पिटल जाता है, जहां विकास सोनी के इलाज की बात करता है। पैसे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर जी, हमें इनके लिए दुनिया का बेस्ट डॉक्टर चाहिए। मैंने तो आपकी साली को पहले भी बताया था कि वो अपनी वाइफ को अमेरिका ले जाए। मैंने डॉक्टर से बात करी है, वो 10 दिनों के लिए इंडिया आ रहे हैं। अगर आप एडवांस फीस जमा कर दें तो इनका इलाज हो सकता है और एक बार इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो सोनी जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर दी है डॉक्टर, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। विकास बिना सोचे समझे इलाज के लिए मान जाता है और इस बारे में पवन और सोनी को बताता है, जिसे सुनकर पवन काफी खुश होता है और बहुत जल्द बाहर से एक बड़े डॉक्टर आते हैं और सोनी को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है।
काजल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भाभी, सारी पुरानी बातों को भूल जाओ। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। अब मुझे इस बात का कभी दुख नहीं रहेगा कि माँ के जाने के बाद मेरा कोई मायका नहीं है। जब काजल सोनी के बुरा करने पर भी उसका इलाज करवाती है, अस्पताल में खुद सारी रात रुककर उसकी देखभाल करती है, तब सोनी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।